बच्चों, आज हम मांग की कीमत लॉच को मापने की जो कुल व्यय विधि है उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। मांग की जो कीमत लॉच है उसको मापने की कुल 3 विधियां हैं। सबसे पहली है कुल व्यय विधि, दूसरी है प्रतिशत विधि या अनुपातिक विधि, और तीसरी है ज्योमेट्री विधि या बिंदु विधि भी उसको कह देते हैं। तो आज हम जो है कुल व्यय विधि के बारे में पढ़ेंगे। कुल व्यय विधि का जो प्रतिपादन है वो डॉक्टर मार्शल ने किया था। इस विधि के अनुसार हम ये देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसका कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस विधि में हम क्या देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो कुल व्यय पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे हम पता करते हैं कि मांग की जो लोच है वो इकाई से कम है या इकाई के बराबर है या इकाई से अधिक है। तो किस प्रकार हम इस विधि में ये देखते हैं कि मांग की लोच कैसी है, तो इसको एक तालिका के द्वारा हम समझते हैं। कुल व्यय विधि को हम एक तालिका की सहायता से समझते हैं। तालिका में आप देखेंगे 3 स्थितियां दिखाई हैं, ए, बी और सी। ये वस्तु की कीमत है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रुपये में मैंने दिखाई है। बहुत ही आसान है, आराम से आप इसको लिख सकते हैं 1 से लेकर 6 तक। और वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है उसकी भी इकाइयां मैंने 6 से लेकर 1 तक बहुत ही साधारण सी ये तालिका आपको दिखाई है। कुछ इसमें ज्यादा याद करने का नहीं है। कुल व्यय क्या होता है कि वस्तु की जितनी मात्राएं मांगी गई हैं और उसकी कीमत से उसको गुणा कर दिया जाता है तो कुल व्यय होता है। जैसे जब वस्तु की कीमत 1 रुपया थी तो उसकी मांगी गई जो मात्राएं थी वो है 6, तो कुल व्यय 6 रुपये हो गए। कुल व्यय क्या है? 6 रुपये हो गया है। जब वस्तु की कीमत बढ़कर 2 रुपये होगी तो मांगी गई इकाइयां घटकर 5 हो गई हैं, लेकिन कुल व्यय जो है 5 गुना 2 बढ़कर 10 रुपये हो गया। उपभोक्ता का जो कुल व्यय है वो बढ़ गया। स्थिति बी में क्या है आप देखेंगे, जब कीमत 3 रुपये है तो मांगी गई मात्राएं 4 हैं, कुल व्यय 12 रुपये। जब कीमत बढ़कर 4 रुपये हो जाती है, मांगी गई मात्राएं कम होकर 3 हो जाती हैं, कुल व्यय 12 रुपये। तीसरी स्थिति में आप देख रहे हैं, जब कीमत वस्तु की कीमत 5 रुपये है तो जो मांगी गई मात्राएं हैं 2 हैं, कुल व्यय 10 रुपये। और जब कीमत बढ़कर 6 रुपये हो जाती है तो मांगी गई मात्रा जो है 1 इकाई रह जाती है और कुल व्यय 6। तो इस प्रकार से हमने ये तालिका बनानी है। तो अब हम देख रहे हैं कि कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है जब कीमत में परिवर्तन होता है। अब कीमत में परिवर्तन यहां पर क्या है, ये एरो मार्क से मैंने दिखाया है। क्या हो रहा है? 1 से 2 यानी कीमत में बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। तो कीमत इसलिए एरो का जो निशान है वो ऊपर की तरफ दिखाया है, ठीक है। जब कीमत में वृद्धि होती है, कीमत बढ़ती है, तो कुल व्यय क्या हुआ है? बढ़ रहा है। ये एरो मैंने ऊपर की तरफ दिखाया है। जब कीमत बढ़ती है और कुल व्यय भी बढ़ता है तो इकाई से कम होती है। कीमत लॉच क्या होती है? इकाई से कम होती है। ये मैंने यहां पर लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये लेस देन का साइन है यानी से कम, लेस देन 1। क्या होता है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय बढ़ता है, और वस्तु की कीमत अगर कम होती है तो कुल व्यय भी कम होता है। यानी दोनों में धनात्मक संबंध, वस्तु की कीमत और कुल व्यय में जब धनात्मक संबंध पाया जाता है, यानी दोनों एक ही दिशा में परिवर्तन होता है दोनों में,
तो क्या होगा, जो मांग की लोच है वो इकाई से कम लोचदार होगी। जब वस्तु की कीमत और उस पर वस्तु पर किया गया कुल व्यय दोनों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, यानी कीमत घटेगी तो कुल व्यय भी घटेगा और कीमत बढ़ेगी तो कुल व्यय भी बढ़ेगा। तो दोनों में जब धनात्मक संबंध पाया जाता है, दोनों में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, तो जो मांग की लोच है वो इकाई से कम होगी। दूसरी स्थिति क्या है, जब कीमत बढ़ती है या कीमत कम होती है तो कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, कुल व्यय समान रहता है। यहां पर देखिए आप, जब कीमत 3 रुपए थी, मांगी की मात्रा 4 इकाइयों की थी, कुल व्यय 12 रुपए था। जब कीमत बढ़कर 4 हो गई, मांगी की मात्राएं 3 इकाइयां रहेगी, कुल व्यय 12 रुपए। ठीक है, चाहे इसको आप दूसरी तरफ देख लीजिए, जब कीमत 4 थी तो कुल व्यय 12 था, घटकर जब 3 रहेगी तो भी कुल व्यय 12 ही है। यानी कीमत में जब परिवर्तन होता है, चाहे वो कीमत कम हो या कीमत ज्यादा हो, जब कीमत में परिवर्तन होता है तो कुल व्यय समान रहता है। जब कीमत में परिवर्तन होता है और कुल व्यय समान रहता है तो जो कीमत लोच है वो इकाई के बराबर होगी, इकाई के बराबर होगी। ठीक है, तीसरी जो स्थिति है, तीसरी स्थिति में क्या हो रहा है आप देखिए, जब कीमत बढ़ रही है 5 से 6 रुपये हो गई है, मांगी की मात्रा 2 से 1 हो गई है। यह तो मांग का नियम ही बताता है, जब कीमत बढ़ेगी तो मांगी की मात्रा कम होगी। ठीक है, तो कुल व्यय देखिए अभी क्या होता है, कुल व्यय 10 रुपए था, जब कीमत बढ़ गई तो कुल व्यय कम होकर 6 रुपए रह गया। यानी कीमत और कुल व्यय में विपरीत संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। यदि कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय कम हो रहा है, यदि कीमत कम हो रही है तो कुल व्यय बढ़ रहा है। दोनों में विपरीत संबंध जब होता है कीमत और कुल व्यय में, तो क्या होगा, जो कीमत लोच है वस्तु की वो इकाई से अधिक होगी, यानी लोचदार होगी। तीनों स्थितियां समझ में आ गई हैं, बहुत ही आसान है, ज्यादा इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप देखिए वस्तु की कीमत, इसलिए मैंने 1 2 3 4 5 6, मांगी की मात्रा 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से आप ले लीजिए और उसके बाद में स्थितियां ये तीनों आपको पता चल जाएंगी। इसमें ध्यान रखने की सिर्फ एक ही बात है, जब वस्तु की कीमत और कुल व्यय में धनात्मक संबंध होता है तो इकाई की लोच जो है, वो कीमत जो लोच है वस्तु की वो इकाई से कम होती है, यानी बेलोचदार होती है। और जब कोई परिवर्तन नहीं होता, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो जो कुल ये लोच जो है वो इकाई के बराबर होगी, जो कीमत लोच है वो इकाई के बराबर होगी। और जब वस्तु की कीमत और कुल व्यय में विपरीत संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है, तो आपके इकाई से अधिक लोच होगी, यानी जो मांग की कीमत लोच है वो लोचदार होगी। ठीक है, इसको जो है हम चित्र की सहायता से भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं। आप देखिए चित्र पर ध्यान दीजिए, थोड़ा छोटा है लेकिन आपको दिखाई देगा। OX जो अक्ष है हमारा, उस पर मैंने कुल व्यय लिया है, और जो OY अक्ष है उस पर वस्तु की कीमत दर्शाई गई है। कीमत 1 रुपए से लेके 6 रुपए तक, और जो आपका OX अक्ष पर कुल व्यय है। इसी तालिका को मैंने चित्र में दिखाया, जब कीमत 1 रुपया है, आप देख रहे हैं जब कीमत 1 रुपया है तो कुल व्यय 6 है, यह बिंदु ए से मैंने दिखाया है। जब कीमत 2 रुपया है तो कुल व्यय बढ़कर कितना हो गया है 10,
कुल व्यय बढ़कर कितना हो गया है 10। और जब कीमत 3 रुपया है तो कुल व्यय बढ़कर 12 हो गया है। कीमत 4 रुपया है तो कुल व्यय 12 है। पॉइंट सी पे आप देख रहे हैं। और जब कीमत बढ़कर 5 रुपया हो गई तो कुल व्यय जो है 10 रुपये। और कीमत जब 6 रुपया हो गई तो कुल व्यय 6 रुपये है। तो मैंने इन बिंदुओं को मिलाया तो इसमें जो है ये हमारा कुल व्यय वक्र है। ये टीई से मैंने कुल व्यय वक्र है। इसके 3 भाग हैं। आप देखिए तीनों भाग इसके जो मांग की लोच है उसको दर्शाते हैं। पहला भाग पॉइंट ए से लेकर बी तक, ये इतना भाग है जो कि ऊपर की तरफ उठ रहा है, धनात्मक जिसका ढलान है आप देख रहे हैं। पॉइंट ए से लेकर बी तक धनात्मक ढलान है। ये क्या दर्शाता है कि जब कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय भी बढ़ रहा है, यानी कीमत में और कुल व्यय में धनात्मक संबंध है। तो यहां पर जो कीमत लोच है वो इकाई से कम है या बेलोचदार है, पॉइंट ए से लेकर बी तक। उसके बाद में पॉइंट बी से लेकर सी तक क्या दर्शा रहा है कि जब कीमत तो बढ़ रही है लेकिन कुल व्यय उतना का उतना ही है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, सीधी खड़ी रेखा है, ये बढ़ नहीं रहा है। कुल व्यय समान रहता है। तो जब कीमत में परिवर्तन होता है, चाहे वो बढ़े चाहे घटे और कुल व्यय समान रहता है, तो जो कीमत लोच है वो इकाई के बराबर है। तो ये बी से लेकर सी तक का जो भाग है कुल व्यय वक्र का, ये इकाई के बराबर लोच को दर्शाता है। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा है पॉइंट सी से लेकर पॉइंट डी तक, आप देखेंगे कुल जब कीमत बढ़ रही है लेकिन कुल व्यय कम हो रहा है, ऋणात्मक इसका ढलान है। इतने पोर्शन का, इतने हिस्से का आप देखेंगे ऋणात्मक ढाल है। तो ये क्या दर्शाता है कि कीमत और कुल व्यय में विपरीत संबंध है। यदि कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय कम हो रहा है, यदि कीमत घट रही है तो कुल व्यय बढ़ रहा है। तो विपरीत संबंध है। तो यहां पर ये आपको जो कीमत लोच है वो इकाई से अधिक दर्शा रहा है। तो ये हम चित्र की सहायता से भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत का उसकी कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उससे हम पता लगा सकते हैं कि जो उसकी कीमत लोच है वो कितनी है, वो इकाई से कम है या इकाई के बराबर है या इकाई से अधिक लोचदार है। तो ये तीनों स्थितियां जो हैं हमने तालिका के द्वारा और चित्र के द्वारा समझी।